वेलकम टू बेकरम क्लासेस। आप सबका फिर से स्वागत है बेकरम क्लासेस में। लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो, ठीक है। तो देखो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी कर ली। मतलब बेसिक जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने करा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस क्या होता है, इस चीज़ को हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि दो चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, या दो से ज़्यादा चार्जेस हो तो उनका इफेक्ट कैसे निकालते हैं वर्टिकली, मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने देखा था। आज के क्लासेस में उससे आगे ये कंटिन्यू करेंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज के द्वारा जैसे रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन, ठीक है। रिंग और लाइन चार्ज अगर पॉसिबल होता है तो लाइन चार्ज के द्वारा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जो फार्मूला यूज किया था पॉइंट चार्जेस के लिए वो करा था Q/R² पर, ये सब तो क्लियर है। और डायरेक्शन के लिए हमने कहा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो खुद से दूर की ओर और नेगेटिव चार्ज है तो खुद की ओर फील्ड बनाता है। इसी का यूज करते हुए हमने कहा था कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना या इक्विलिब्रियम ऐसा पॉइंट खोजना जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जैसे अब आज कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराते हैं, आसान आसान क्वेश्चंस को जो जरूरी है। जैसे कि मान लो अगर कोई लाइन दिया गया है, ये दूरी ये चार्ज Q1 बराबर 4 माइक्रोकूलम दिया है, ये Q2 बराबर 8 माइक्रोकूलम दिया है, इसके बीच की दूरी कहीं 20 सेंटीमीटर है और इनके बीच कहीं बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट के बीच कहीं बीच कहीं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बताना, सॉरी, Q1 और Q2 के बीच कोई पॉइंट ऐसा पता करना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो फाइंड आउट द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट द पॉइंट in between charges where net electric field is zero, where net electric field is zero, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जीरो, वो पॉइंट पता करना। देखो वो पॉइंट पता करना आसान है, क्या करेंगे इसके और इसके बीच मान लेंगे कोई पॉइंट सेम, जैसा कि हमने फोर्सेस के केस में किया इक्विलिब्रियम पॉइंट पता करने के लिए। तो इन दोनों के बीच कोई पॉइंट मान लेंगे P जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो है, और हम कह देंगे किसी एक से दूरी ये x है तो दूसरे से दूरी कितनी हो जाएगी 20 माइनस x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 20 माइनस x। अब हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाला है तो उधर की ओर होगा और उसके द्वारा इधर की ओर, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट अगर हो जाता है x पॉइंट पे तो हम ये इजीली कह पाएंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो होगा। अब देखो k इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के बाद क्या लिखोगे k × 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए किसके k × 8 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय दूरी 20 माइनस x का होल स्क्वायर। k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, माइक्रो से माइक्रो खत्म, 4 से काटोगे 4 दूना 8, इसको इस साइड भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जाएगा 20 माइनस x डिवाइडेड बाय x इसका होल स्क्वायर, इसको इस साइड डालिए, इस दोनों को रेस्पेक्ट इसलिए होल स्क्वायर के रूप में लिखिए, इसको लिख सकते हो 2। जब भी कभी ऐसा करेंगे तो कोशिश करेंगे इधर वाले को परफेक्ट स्क्वायर बना दे, क्योंकि अगर तुम a + b a - b के होल स्क्वायर वगैरह में तोड़ने जाओगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा जो कि सॉल्व करना समझदारी कभी भी नहीं है। इसीलिए इसका होल स्क्वायर कर लो परफेक्ट में और उसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 20 माइनस x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू √2। अब इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब x में लीनियर फंक्शन है इसीलिए ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। ये जाएगा 20 माइनस x इज इक्वल टू √2x, इसको उधर भेजो, ये हो जाएगा √2 x, इसको उधर भेजा हमने प्लस x बराबर 20, x को कॉमन लो, ये हो जाएगा √2 + 1 इज इक्वल टू 20, x बराबर हो जाएगा 20/√2 + 1। ये वो पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा इन बिटवीन द पॉइंट्स, इस दोनों चार्जेस के बीच वो पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो होगा। और ये हमने किससे निकाला 4 से, 8 वाले से निकालेंगे तो 20 माइनस x करेंगे, क्लियर। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको नोट कर लेंगे सब लोग।
स्क्रीन को रोक कर, मतलब अपने वीडियो को रोक कर इसे नोट कर लें। दूसरा है, ये तो देखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द चार्जेस। देन क्या देखेंगे, अगर ऑपोजिट चार्ज होता तो सिमिलरली जैसे हमने फोर्स के लिए किया था वैसा ही सेम प्रोसेस करेंगे कि ऑपोजिट चार्जेस में जैसे एक ऑपोजिट वाला भी देख लो, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर यहाँ -2 माइक्रोकूलम है और इधर कहीं 8 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इनके बीच की दूरी कहीं 60 सेंटीमीटर है सपोज, एंड यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट इक्विलिब्रियम, वो पॉइंट जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो इसके बीच। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जैसा कि हम लोगों ने किया था नेट फोर्स 0 करने के लिए। इस चार्ज और इस चार्ज के बीच कहीं ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। क्यों? इसके बीच कहीं भी पॉइंट अगर मार्क करो और -2 माइक्रोकूलम वाले के द्वारा इफेक्ट काउंट करो तो ये किधर की ओर होगा? खुद की ओर, और ये प्लस वाले के द्वारा खुद से दूर की ओर। तो ये दोनों तो मिलकर कभी 0 होने से रहा है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम दिशा में है, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। E1 + E2 कभी मिलकर 0 नहीं होगा। क्लियर? अब इधर की ओर बात करें तो हमेशा नेगेटिव, जो मतलब हमेशा किधर की ओर होता है? बाहर की। जब भी ऑपोजिट नेचर के चार्जेस और इक्विलिब्रियम पॉइंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हमेशा चार्जेस के बाहर वाले पॉइंट पर मिलेगा, और वहां मिलेगा जहां छोटा वाला चार्ज है। जैसे ये छोटा चार्ज है इधर की ओर, इस पॉइंट पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली देखो, ये -2 माइक्रोकूलम, ये 8 माइक्रोकूलम, इसको मान लिया हमने x दूरी पर है, तो उस वाले चार्ज से ये 60 + x दूरी पर है। हमेशा ऐसा ही कंसंट्रेशन है। फिर इसके द्वारा लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जहां पर हम नेट लिखना चाहते हैं, तो 8 के द्वारा लिखेंगे तो k × 8 माइक्रोकूलम बाई ये दूरी 60 + x का होल स्क्वायर। इसको बराबर कर देंगे इसके बाद k × 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। फिर जो चीजें कटने वाली होंगी एज इट उसको काट लोगे, ये 4 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये x² डिवाइडेड बाई 60 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको भी 2 का स्क्वायर के रूप में लिख लो ताकि दोनों तरफ से होल स्क्वायर वाला टर्मिनोलॉजी कैंसिल हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 60 + x and this must be equal to 2. So using cross multiplication, what will you get? This will be equal to x into 120 + 2x. क्लियर? और इसको आप सॉल्व कर लो, ये इधर आएगा, x बराबर कितना है? 120। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 120 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस चार्ज। इस तरह से हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पता कर सकते हैं दो चार्जेस के केसेस में। क्लियर है? ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट पता करना किसी भी दो चार्ज के केस में। देन आफ्टर क्या है? ये क्या था? जब ऑपोजिट चीजें नेचर के चार्जेस, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना, सॉरी नेट इक्विलिब्रियम वाला की सिचुएशन कि दो चार्जेस के बीच कहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा अगर वो सेम नेचर के हो। अगर ऑपोजिट नेचर के हो तो उनके बाहर होता है, जो छोटा वाला चार्ज होता है उनकी ओर। इन चीज़ों को ध्यान रखनी है। और यह ऐसा ही सेम सिचुएशन हमने इसीलिए इसे तेजी से पढ़ा दिया क्योंकि ऐसा ही सेम सिचुएशन हमने जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था तो वहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए लिया था। ठीक है? अब देखो, इसके बाद हमने कल एक क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए लास्ट क्लास कि अगर एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के सभी कॉर्नर्स पे चार्ज रखे गए हैं इक्वल चार्जेस, तो इसकी सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो तुम लोग बनाए होंगे, अगर जो बनाए होंगे 0 तो उनका सही है। देखो, ये अगर साइड A है और ये भी A है और कॉर्नर पर चार्ज क्यों रखा गया है, तो इस सेंटर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा देखेंगे, ये दूरी सभी बराबर होते हैं डायगोनल्स के कॉर्नर से सेंटर के बीच की दूरी स्क्वायर, तो दूरी सेम चार्ज सेम, तो ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर बनाएगा वही इतना ये भी इधर की ओर बनाएगा। इसी तरह से ये चार्ज जितना इधर की ओर बनाएगा उतना ही ये चार्ज इधर की ओर बनाएगा, और सभी का नेट सम देखो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसको कैंसिल कर देगा ये इसको, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। इस तरह से इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसी तरह से अगर मान लो 12th में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, एक हेक्सागन रेगुलर पेंटागन हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन है,
रेगुलर हेक्सागन मतलब सभी साइड्स बराबर, इसके सभी कॉर्नर पे चार्ज रखे गए Q Q Q Q and Q and Q and Q. This type of charge has been kept at the all corners of an regular hexagon. एक रेगुलर हेक्सागन के सभी कॉर्नर्स पे चार्ज रखे गए, ठीक है। एक रेगुलर हेक्सागन के सभी कॉर्नर्स पे चार्ज रखे गए। रेगुलर हेक्सागन का साइड A है, तो हमें पता होता है रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो हमें पता है हर एक साइड से रेगुलर हेक्सागन के सेंटर की दूरी सेम होती है और वो भी साइड के ही बराबर होती है। तो इसके द्वारा अगर हम लिखते हैं तो इसके द्वारा इधर की और इसके द्वारा इधर की और जितना भी चार्ज है इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो हर एक के द्वारा एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और वो सभी नेट मिलकर क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसी कॉन्फ़िगरेशन में हमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो देखो कैसे करते हैं। ये सभी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना है। अगर मान और ये जिनका वेक्टर थोड़ा कमजोर होगा उनके लिए थोड़ी सी बोरिंग सी लगेगी, लेकिन उससे घबराना नहीं है। अगर वेक्टर कमजोर है तो थोड़ा सा वेक्टर पे प्रैक्टिस करेंगे और किसी बात का टेंशन नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिसमें वेक्टर कमजोर होता है। जैसे अगर मान लो इसी में अगर ऐसा है, वेक्टर एनालिसिस अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो इजीएस्ट वे में ये सभी क्वेश्चंस की रिजल्ट आते हैं। जैसे प्लस और यहाँ प्लस, ये माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। इसके सेंटर पर अगर इस बार पूछा जाए कि व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, सो दिस इज द सेंटर O, ये प्लस क्यू, ये साइड A, ये भी A, हर एक साइड कितना है A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन विल बी, जैसे ये प्लस क्यू के द्वारा, ये माइनस क्यू के द्वारा, प्लस के द्वारा क्या होता है खुद से दूर क्यू, तो हम इसको E मान लेंगे, ठीक है। और एक E का जो मान होगा वो होगा K इंटू क्यू बटे दूरी का स्क्वायर, यही ना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज बाई दूरी का स्क्वायर। इसी तरह से ये माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू वगैरह द्वारा क्या होगा खुद क्यू, तो ये दूसरा E बन जाएगा, एक E का मान हम पहले लिख चुके हैं। फिर देखो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, प्लस वाला भी इधर बनाएगा ही, माइनस वाला भी खुद की ओर उतना ही, ये प्लस वाला तो खुद से दूर बनाएगा, ये माइनस वाला बनाएगा, मतलब इस दोनों को जोड़कर 2e इधर की ओर मिलेगा, एक E का मान हमें पहले से पता है। अब देखें तो इस दोनों के बीच का एंगल 60 होगा, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, मतलब एक रेगुलर हेक्सागन के सभी जो ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं उसका कोण कितना होता है 60 डिग्री, ये भी कितना होता है 60 डिग्री। अब हम इसको अगर वेक्टर की तौर पर ड्रॉ करें तो 2e हमारा इधर है, इससे 60 बनाता हुआ 2e इधर है, इससे 60 बनाता हुआ 2e इधर है, ये एंगल 60, ये एंगल भी 60। कंपोनेंट मेथड आपको आता होगा वेक्टर में, तो 2e का एक कंपोनेंट इधर होगा 2e, अगर ये एंगल 60 है तो 2e sin 60, इस 2e का एक कंपोनेंट इधर आएगा 2e sin 60, समझ रहे हो? ये दोनों एक दूसरे को भस्म कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और इसका भी उतना ही कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, दोनों कितना होगा 2e cos 60, और ऐसा कितना है, एक ये भी है, तो इसीलिए इसको 2 से गुना कर देंगे, अर्थात नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बचने वाला है। E नेट का जो वैल्यू होगा, E नेट की वैल्यू होगी 4e cos 60, क्योंकि थीटा तो हमारा 60 डिग्री है, तो 60 करेंगे 4e cos 60 प्लस 2e, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, देन लास्ट में e का मान रख देंगे। 4e cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस 2e, ये तुम्हारा क्या होने वाला है, 2 से कटेगा तो यहाँ 2e प्लस 2e कितना हो जाएगा 4e, एक e का मान कितना है हमारा 4 into k into q divided by a square, this will be the final answer। इस तरह से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं। आया बात समझ में? इस तरह से हम जब भी करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंच जाएंगे यूजिंग वेक्टर मेथड। जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा हो वो वेक्टर को रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस की अच्छी जरूरत है। इसमें कोई खास ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रयोग नहीं हुआ है, हमने सिर्फ फार्मूला यूज किया है k/a² एंड उसके अलावा कोई भी फार्मूला यूज नहीं किया, ठीक है। बाकी वेक्टर्स, जिनको वेक्टर्स में दिक्कत है, वेक्टर्स के भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं
या हुए हैं पड़े हैं उन्हें देखिए। ठीक है, अब ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस देखने कराने थे, हमने करा दिए। बाकी अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अगर हम बात करें रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे ये तो पॉइंट चार्जेस था, उनके द्वारा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा KQ/A² का कॉन्सेप्ट लगाया और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड नेट वगैरह जो भी निकाला था निकाला। अब हमें बताना है ये डेरिवेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू रिंग किसके द्वारा, ड्यू टू रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट P on the ring, P on the ring, किसी रिंग पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, एक्सियल पॉइंट P पर। देखो ये कोई रिंग है, अच्छा एक और चीज है इससे पहले जो आपको जानना चाहिए, अगर इसका आइडिया थोड़ा कम है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि उसको पहले इसे हम मिटा लेते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया नहीं है ना तो ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है। इसीलिए हम पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि किसी भी तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं, किसी भी सरफेस पर या लेंथ पर, या कैसे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चार्जेस को, उस पर बात करते हैं। इसे हम हटा देते हैं, ये थोड़ा सा ये हो जाएगा, अचानक से ये आपको हो सकता है कि समझना, इसलिए इस चीज को देखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऐसा ये कोई खास टॉपिक नहीं है। सेंटर ऑफ मास में तुमने जैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, इसीलिए हमने इसको स्किप करने का सोच लिया था, मतलब स्किप करने का सोच लिया, लेकिन लगता है कि बता देना ज़्यादा सही रहेगा कि अगर हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन। आप किसी भी चीज पर चार्ज दे सकते हैं, है ना। तो हमने समटाइम्स वायर पे चार्ज देने का सोचा, तो वायर पे अगर तुम चार्ज देने का सोचोगे तो चार्ज को कैसे मार सकते हो, वायर कैसे लंबाई के अलॉन्ग मार सकते हो। अगर कोई आदमी वायर के अलॉन्ग चार्ज मारे तो वो कैसे मार सकता है, अलॉन्ग लेंथ। अगर अ पर्सन विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज अलॉन्ग द वायर, तो वो चार्ज को लेंथ के अलॉन्ग मारेगा। जैसे अगर L लंबाई की वायर पर अगर कोई व्यक्ति Q चार्ज को बांट रहा है, ठीक है, तो ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से देखेंगे बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई व्यक्ति चार्ज को वायर के अलॉन्ग बांटे तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई व्यक्ति किसी चार्ज को एरिया पर बांटे, जैसे इसी बोर्ड पर हम बांटना चाहें तो वो ऐसे बांटेगा। मान लो हमने एक एरिया फिक्स करा, इस स्मिथ एरिया में हमें चार्ज को बांटना है, तो हम इस तरह से उसके सरफेस एरिया पर बांटेंगे। इस तरह का सरफेस एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर किसी ने वॉल्यूम में चार्ज को बांटने का सोचा, जैसे मान लो एक स्फीयर है, इस स्फीयर में रेडियस r है और इस पर कोई चार्ज बांटने का सोचे तो उसे चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम बांटना है, और इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम चार्ज को तीन तरीके से बांट सकते हैं। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में एक कंपोनेंट ये होता है कि चार्ज का रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि इर्रेगुलर, रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर का मतलब एक सर्टेन पैटर्न को ऑबे करते हुए, इसी को लोग यूनिफॉर्म भी कहते हैं, एक समान रूप से बांटना।
हमारा इंटरेस्ट रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, इरेगुलर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन से हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो जब भी चार्ज को किसी लेंथ के अलोंग, एरिया के अलोंग या वॉल्यूम के अलोंग बांटा जाता है, तो अगर हमारे लेंथ के अलोंग बांटा गया चार्ज को, उस केस में हमने डिफाइन कर रखा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा उसको, और उस केस में हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर लिया। फिर अगर एरिया के अलोंग बांटा, तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमने उसको डिफाइन किया एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अगर वॉल्यूम के अलोंग हमने चार्ज को बांट दिया, चाहे वो क्यूब हो, स्फीयर हो, या किसी भी तरह से वॉल्यूम के अलोंग वॉल्यूम के चार्ज को बांटा, तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब देखो, पहला हम जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, इसमें लेंथ के अलोंग बांट रहे थे, एल लेंथ में क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली बांट दिया समान रूप से। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हमने क्या नाम दिया? लीनियर चार्ज। इस केस में डिफाइन क्या किया? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या डिफाइन करा? लीनियर। इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखना है, जो भी अभी तीन टर्मिनोलॉजी हम सिखाएंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से लिखते हैं। किससे? लैम्डा से। लैम्डा का मतलब होता है कितना चार्ज बांटा है कितने लेंथ में। इसको कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या कहते हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेंथ के अलोंग हम जब चार्ज बांटते हैं, तो पर यूनिट लेंथ जो चार्ज बांटते हैं उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के नाम से जानते हैं। अब तुमको ये फॉर्मूला हमेशा रटा हुआ होना चाहिए, लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, टोटल लंबाई बटे लेंथ, टोटल लंबाई बटे लेंथ। इसी तरह से अगर कोई एरिया के अलोंग बांटे, अगर इसका एरिया ए है और तुमने इसको चार्ज क्यू दिया है, तो यहाँ पे डिफाइन होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। Surface charge density, and this is very important. Every terminology is very important in this case. That is sigma, lambda. Lambda is called linear charge density. Sigma is called linear surface charge density. इसको सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का मतलब होता है चार्ज बटे एरिया, चार्ज बटे एरिया, मतलब क्यू बटे ए, क्यू बटे ए। Whatever will be the area, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई होगा तो लंबाई इंटू चौड़ाई का मान। इसको कहते हैं, सिग्मा को कहते हैं क्यू बटे एरिया, ये याद रखना है। इसको कहते हैं सरफेस चार्ज। अगर कोई वॉल्यूम में बांटा, अगर इसकी वॉल्यूम वी है, चार्ज तुमने क्यू बांटा है, तो इस तरह के केस में डिफाइन होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से दिखाते हैं, ऐसा डेंसिटी वाला रो से। ये होता है क्यू बटे वॉल्यूम। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी है, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। लैम्डा, सिग्मा और रो। लैम्डा कब डिफाइन है? जब लेंथ के अलोंग चार्ज को बांटा जाए तो लैम्डा डिफाइन है। एरिया में अगर चार्ज को बांटा जाए तो सिग्मा डिफाइन है। अगर वॉल्यूम में चार्ज को बांटा जाए तो रो डिफाइन है। इन सभी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल करेंगे और समझेंगे कि सच में इसका क्या क्या मतलब है, और इसका यूनिट और वेक्टर डायमेंशन वगैरह को भी थोड़ा सा देखेंगे। जैसे इसमें इसको जरूर नोट कर लेना है, स्क्रीन को रोक कर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको अंडरस्टैंडिंग देगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कंप्लीट। अब देखो, हमने तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया था, लीनियर, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इन तीनों तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस में हम क्वेश्चंस में कैसे समझते हैं वो समझेंगे। देखो, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया गया कि एक रिंग है, हाफ रिंग, जिसकी त्रिज्या एक वायर की रिंग का रेडियस r है। ऐसा समझो, एक वायर के रिंग का रेडियस r है। इस पर लैम्डा हमें निकालना है। अगर टोटल चार्ज हमें q दिया गया, तो तुम कहोगे कि टोटल चार्ज जो बांटा गया है इस रिंग वाला जो वायर है, इस वायर के इस वाले कर्व वाले हिस्से पर ही बांटा गया है। और हमें लैम्डा कैसे डिफाइन है? अगर हम लैम्डा डिफाइन करेंगे तो हमें लैम्डा पता होता है q/l से डिफाइन, और यहाँ पर L की जगह पर क्या होगा? लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का लेंथ कितना? टोटल सर्कल का लेंथ होता है 2πr/2, तो सेमी सर्कल का लेंथ होगा 5। अगर हम लैम्डा डिफाइन करेंगे तो ये होगा q/πr, ये होगा हमारा लेंथ।
इसी तरह से और डिफरेंट केसेस है, सभी को हम एक में ही समराइज करा दें। ऐसा समझो कि अगर मान लो पूरे के पूरे रिंग पर, ये एक रिंग है जिस वायर का बना हुआ, इस पर चार्ज Q है और रेडियस R है यहाँ पर, और अगर हम लैम्डा डिफाइन करें तो टोटल चार्ज हमने Q दिया है और टोटल लंबाई इस रिंग की कितनी होगी 2 पाई। तो ये तुम्हारा Q/2 पाई। एक बार जैसे इन सभी को हम दिखा दे रहे हैं ताकि कभी भी ऐसा कुछ हो तो आपको समझ आए। जैसे मान लो अगर एक L शेप का वायर दिया गया है, इसकी लंबाई भी L है, इसकी लंबाई भी L है, और हम करें टोटल चार्ज Q बांटा गया है, तो लैम्डा कैसा डिफाइन होगा। तीसरा केस, टोटल चार्ज Q बांटा गया है, लैम्डा डिफाइन करेंगे Q बटे टोटल लंबाई कितने में बांटा गया है 2L में, तो इसकी लैम्डा इस तरह से डिफाइन होगी। तो लैम्डा डिफाइन करना बहुत ही टफ टास्क नहीं है, सिंपली चार्ज बटे लेंथ है। आपको चार्ज जज करना है और उसकी लंबाई जज करनी है, मतलब पहचाननी है। अगर तुम इसको पहचान लेते हो तो लैम्डा डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि लैम्डा दिया होता है चार्ज निकालना, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम दिखाते हैं। जैसे ये सबको नोट कर लेना तीनों केसेस। बहुत से केसेस ऐसे हैं, नोट करने के लिए स्क्रीन को रोकेंगे और नोट करेंगे। बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें कि लैम्डा दिया रहता है और चार्ज निकालना। जैसे कि मान लो तुम्हें कह दिया कि एक रिंग है भाई, इस रिंग पर टोटल चार्ज दिया गया था। एक रिंग जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, कितनी है 20 सेंटीमीटर। इस पर लैम्डा जो है वो दिया गया है 4 माइक्रोकूलम प्रति सेंटीमीटर, 4 माइक्रोकूलम प्रति सेंटीमीटर। तुमसे पूछा है टोटल चार्ज ऑन द रिंग, टोटल चार्ज ऑन द रिंग पर टोटल चार्ज। ये बहुत ही टफ टास्क है। रिंग का रेडियस दिया होगा तो रिंग की टोटल लंबाई पता है, लैम्डा पहले से पता है, तो लैम्डा को हम रिलेट कर लेंगे टोटल चार्ज बाय लेंथ से। लेंथ कितना होने वाला है इस रिंग का, क्योंकि इस रिंग को पूरा का पूरा काट के निकालोगे तो ये कितना है 2 पाई लंबाई, तो लंबाई की जगह पर क्या रख देना 2 पाई। हमें चाहिए Q बराबर क्या होगा लैम्डा इनटू 2 पाई। लैम्डा की वैल्यू गिवन है, रेडियस गिवन है। देखो लैम्डा 4 माइक्रोकूलम प्रति सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, इसलिए सेंटीमीटर में यूनिट को लेने में कोई बुराई नहीं है। 2 पाई R का वैल्यू 20 सेंटीमीटर रखो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, माइक्रो बचेगा 2 20 गुना 40, 40 इंटू चार्ज 160 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इस तरह से और पाई भी है तो 160 पाई माइक्रोकूलम का जो चार्ज होगा इस रिंग पर होगा। इस तरह से हम यूज करते हैं रिंग पर चार्ज। अब एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन की केस में बात करें जिसका यूज होता है एलिमेंट्री केसेस में। जैसे मान लो अगर इस रिंग की बात करें, इसको अभी कंफ्यूजन क्यों पढ़ाएं, छोड़ो इसको बाद में पढ़ेंगे, यहाँ तक आप नोट करें। अगर किसी को कोई भी तरह का इशू हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं सर इस तरह के सेगमेंट में कहीं कहीं समस्या आती है सोच या किसी भी तरह तो वो जरूर देखो। नेक्स्ट क्या है, अब अगर हम बात करें कि ये तो हम लेंथ के अराउंड है, अगर हम बोलेंगे एरिया के अराउंड से बात करें, जैसे मान लो एक स्फीयर है और हम करें इस होलो स्फीयर के पूरे सरफेस पर चार्ज किया है, होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर के सरफेस पर हमने चार्ज किया। कहाँ पे चार्ज को बांटा है, होलो स्फीयर के सरफेस पर। अगर हम होलो स्फीयर के सरफेस पर चार्ज को बांट रहे हैं, इस बात देखना कि पूरे के पूरे स्फीयर में चार्ज बांट रहे हैं, उस तरह के केसेस में सिग्मा डिफाइन होगा। क्या डिफाइन होगा, सिग्मा। सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिंपली अगर मान लो हमने इसको Q चार्ज दिया है और इस Q चार्ज को इस पूरे के पूरे सरफेस पर ही सब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यूनिफॉर्मली, तो सिग्मा को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि देखो भाई चार्ज Q है और एरिया A कितना होगा एरिया। अगर R रेडियस का स्फीयर है तो सरफेस एरिया बराबर होता है, सरफेस एरिया बराबर होता है 4 पाई R स्क्वायर।
तो बस एरिया की जगह पर क्या रख देना है, 4 पाई आर स्क्वायर रख देना है। दैट इट इज सिंपल। क्या इस तरह से तुम निकाल सकते हैं। जैसे समटाइम्स मान लो एक बक्सा समझते हैं, एक बॉक्स ले लिया, क्यूबिकल बॉक्स। इस क्यूबिकल बॉक्स की साइड दे दी ए। ध्यान से देखना, थोड़ा भी इधर उधर फिसले फिजिक्स में तो कोई उपाय नहीं है। फिसले मतलब फोकस थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए फिजिक्स को समझने के लिए। थोड़ा सा मतलब अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा से काम नहीं चलता, अच्छा होना चाहिए। ठीक है। और कंटेंट वो भी जब आपको पूरी तरह से पढ़ाया जा रहा है तो आपको फोकस रहना ही चाहिए। ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ों को गाइड करके पढ़ाया जा सकता है, बट उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, आपको फिर 20 दिन के पास करना है। ठीक है। उस तरह के पढ़ने में विद्यार्थी को भी मजा आता है और मास्टर को भी पढ़ाने में मजा आता है। आप इस बात पर फोकस करें। अगर मान लो कि पूरे के पूरे क्यूब के 6 फेसेस, अगर हम करें सरफेस पर, क्यूब के सारे सरफेसेस पर हमने क्यूब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, देन डिफाइन सिग्मा। तो सिग्मा विल बी इक्वल टू क्यू बटे एरिया। एरिया कितने फेसेस का? 6 फेसेस का। 6 फेसेस का एरिया कितना होगा? एक का एरिया होगा a गुना a, दैट इज एरिया विल बी इक्वल टू a स्क्वायर। सो 6 फेसेस का एरिया होगा 6a स्क्वायर, ये होगा सिग्मा। कहानी समझ आई? अब ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी तरह का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो तुम निकाल सकते हो। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज। तो वॉल्यूम चार्ज में हमने स्फीयर सिखा दिया है, उससे रिलेटेड अब जहाँ भी कहीं आएगा किसी भी तरह के टॉपिक में तो वहाँ भी हम बात करेंगे। इन सभी को आप स्क्रीन को रोककर नोट जरूर करेंगे। अब इसके यूनिट और डायमेंशन के बारे में ही बात करेंगे। यूनिट और डायमेंशन मतलब कि जैसे लैम्डा का यूनिट क्या होना चाहिए, जैसे कि लीनियर चार्ज, लैम्डा को हमने जो नाम दिया था, एक बार हम तीनों को एक जगह लिख भी देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कहेंगे? लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। सो द SI यूनिट ऑफ दिस विल बी, अगर हम इसके SI यूनिट और साथ ही साथ डायमेंशन को भी देखें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा किस तरह से डिफाइन है? दिस इज कॉल्ड लैम्डा चार्ज बाय लेंथ, एंड चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम और लेंथ का मीटर। तो इसका SI यूनिट होगा कूलम प्रति मीटर। और डायमेंशन, कूलम के लिए तुम डायमेंशन रख सकते हो 80 और लेंथ के लिए L, सो दैट्स व्हाई इसका डायमेंशन लिख सकते हो AL - 1T। आगे देखो, लैम्डा के बाद तुम्हारे पास आता है सिग्मा। दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। सिग्मा को डिफाइन करते हैं चार्ज बटे एरिया से। चार्ज बटे एरिया का मतलब कूलम बाय मीटर स्क्वायर, और इसका जो यूनिट होगा AT, नीचे L स्क्वायर, ऊपर ले जाओगे तो AL - 2T, AL - 2T। क्लियर? इसी तरह से तीसरा है डेंसिटी रो। रो इज कॉल्ड वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो चार्ज बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम जब भी होगा तो मीटर क्यूब में डिफाइन होगा। तो दैट इज व्हाई क्यू कूलम पर मीटर क्यूब, एंड दिस यूनिट ऑफ दिस इज AT by L क्यूब। सो दिस विल बी इक्वल टू AL/-3T। इस तरह से हम तीनों के यूनिट और डायमेंशन को भी हमने एक तरफ समराइज करा दिया। समझ आता है यहाँ तक? और कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें समझने में, क्योंकि हमने बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है कुछ खास। ठीक है, तो ये तो था तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग इसी में सीखेंगे जो हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन है, वो भी आज सीख लेते हैं। कोशिश किया जाएगा कि अभी 3 लेक्चर हुआ, ये 4था है, मतलब और 10 लेक्चर्स में आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पैक कर दिया जाए। जेई और नीट को टच करते हो वहाँ ले जाओ। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
व्हाट रिंग। तो हेडिंग डाल लें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ड्यू टू, और रिंग कैसा, यूनिफॉर्मली चार्जिंग। अब देखिए ये बात क्लियर होगी कि यूनिफॉर्मली मतलब तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बना होगा कि रिंग होगा और उसके लेंथ के अराउंड चार्ज को दिया गया होगा। जैसे ये कोई रिंग है तो इस रिंग के सर्कमफ्रेंस पर चार्ज को रखा गया होगा यूनिफॉर्मली वहाँ पर। ये बातें क्लियर है। इस केस में तुम चार्ज क्यू दिए हो और लैम्डा भी डिफाइन करना चाहोगे तो लैम्डा भी डिफाइन कर सकते हो। अगर इस रिंग का रेडियस r है तो लैम्डा q बटे 2 पाई r से डिफाइन कर लो। इसमें कोई भी आपत्ति तुम्हारे पास नहीं होगी क्योंकि तुम अभी जस्ट सीखे, इसलिए हमने इसको तभी के लिए होल्ड करना है। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे मिला है, एट एक्सियल डिस्टेंस x, एट एक्सियल डिस्टेंस x, x कहां पर निकाला, x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहां से किसी दूरी, ये सेंटर ऑफ किसी दूरी x पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये रिंग है, रिंग के द्वारा ये पॉइंट P है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुश्किल क्या है देखिए यहाँ कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन जानते हैं वो हमारी सटीकता, हमारी औकात ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की अभी फिलहाल कि kq/r² है। हम इस जगह पर बाध्य हैं और ये इक्वेशन एप्लीकेबल है किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, इसके लिए पॉइंट चार्ज के लिए। और यहाँ हमें पॉइंट चार्ज पर दिया नहीं गया है। एक रिंग है जिसमें चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका लेंटा हमने इसे डिफाइन कर, ये दूरी x है, ये रेडियस r। फिर क्या करेंगे, तो अब हम एलिमेंट्री मतलब इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। थोड़ा सा इंटीग्रेशन होगा जिसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स की जरूरत है। तो हम मान लो कि यहाँ से कोई इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द रिंग। मान लो हमने क्या किया कि यहाँ पर, यहाँ से रिंग पर किसी एक पॉइंट पर, मान लो इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर, एलिमेंट समझते हो ना, रिंग का एक छोटा सा हिस्सा काट लिया। इस छोटे से हिस्से की लंबाई, इस छोटे से हिस्से पर चार्ज हमने कंसीडर करा d। क्या कंसीडर करा है, d। हमने क्या करा कि एक पॉइंट चार्ज कट करा, समझ गए, जस्ट इस पॉइंट के ऊपर dq कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसमें हमने क्या करा कि कट एन एलिमेंट्री चार्ज ऑन द रिंग, कट एन एलिमेंट्री चार्ज ऑन द रिंग, और ये चार्ज कितना है, dq। इस छोटे से एलिमेंट्री चार्ज को तो हम पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। इसके द्वारा अगर आप पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें तो वो लिख भी सकते हैं, लिखते भी हैं। देखो इस dq के द्वारा अगर हम ये दूरी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो ये कहीं इधर की ओर छोटा सा एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। d क्या होगा, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड। रिंग के इस छोटे से चार्ज के द्वारा एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने d, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसको हम अगर थीटा मान लें तो ये एंगल को भी क्या मानेंगे, थीटा। ये रेडियस हमारा r है, ये परपेंडिकुलर होगा और पाइथागोरस थ्योरम से ये तुम्हारा x² + r² होगा। कैसे, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा ना जिसका बेस x है और हाइट r है, तो ये होगा √r² + x²। अब इस छोटे से के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, k * चार्ज पॉइंट चार्ज dq डिवाइडेड बाय दूरी √r² + x²। ये होगा छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड d। अब ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा है, हमें चाहिए पूरे के पूरे रिंग के द्वारा, तो हम क्या करने वाले हैं, इसका इंटीग्रेशन। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि d इस डायरेक्शन में है, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा x की ओर, इसको कहेंगे dE cos थीटा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा छोटा सा x की ओर। एक इधर की ओर होगा dE sin थीटा, dE sin थीटा। ये हमारा y की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारा x की ओर बात समझ आई।
अब देखो इसी डी के साथ हम cos थीटा लगाकर देखेंगे और एक बार sin थीटा लगाकर देखेंगे। कुछ रिजल्ट को हम डायरेक्ट लिख देंगे, जैसे d sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखो जगह की कमी के बाद हम इसको मिटाएंगे, यहाँ पे करते जाएंगे क्या जो भी है। आप स्क्रीन शॉट लेकर आप ये कर सकते हो, या तो फिर पॉज करके स्क्रीन को रोक कर आप नोट कर सकते हो। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं इसके कारण x की ओर, Ex हमारा होगा इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा। dE के जगह पर d के जगह पर आप d का मान cos थीटा का मान अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में लिखना चाहें, जो कि यहाँ पे लिखेंगे, देखो इसको मिटाकर अगर हम cos थीटा का मान रखना भी चाहें तो इस ट्रायंगल को उतारेंगे जिसकी रेडियस r है, बेस x है, हाइपोटेन्यूज रूट अंडर ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, ये एंगल थीटा है। अगर हम cos थीटा रखना चाहते हैं तो बेस में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। बेस इसका कितना है इस थीटा के लिए x, और हाइपोटेन्यूज कितना है, रूट अंडर ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो cos थीटा तो लिख सकते हैं। अब देखो इसी तरह से उस cos थीटा के मान के साथ यहाँ d का मान रखेंगे। देखो काम चल जाना चाहिए, इसमें देख रहा है विजिबिलिटी सही है। तो d का मान रखेंगे, d का मान है k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। सॉरी इसमें तो होल स्क्वायर होता ना, तो ये होल स्क्वायर, क्योंकि पी क्यू बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो ये होल स्क्वायर करोगे तो ये रूट पर होल स्क्वायर रूट को काट देगा, इनटू cos थीटा का मान रखोगे तो ये हो जाएगा x बाई रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो डी क्यू के अलावा जो भी चीजें लिखी गई हैं वो सभी चीजें क्या हैं, डी क्यू के अलावा जो चीजें लिखी गई वो सभी कांस्टेंट। तो के एक्स बाई, इसको अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। ठीक है, और इसके साथ रह गया डी क्यू बस इंटीग्रेशन के, बाकी सभी चीजें कांस्टेंट थी बाहर आ गई। अब देखो इसे नोट कर लेना तुम लोग। अब है क्या, dq का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से चार्ज q तक। तो ये जो रिजल्ट आएगा इंटीग्रेट करके dq का q आएगा, और लिमिट रखोगे तो भी क्या होगा, q माइनस q ही। तो ये होगा kq x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर पावर 3/2। इस तरह से ये होगा q x अपॉन, बहुत सारे लोग k का मान 1/4 का एप्सिलॉन नॉट में भी रख सकते हैं, तो ये होगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर पावर 3/2। इस तरह से तुम निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ये dx है। कल हम लोग इस पर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड y एक्सिस पर, ये जो कि 0 आएगा सिमेट्री से। कल हम लोग इसको देखेंगे भी, इसका कर्व भी देखेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देना है, कल हम लोग इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा जो छूटा हुआ सेगमेंट है। ठीक है, ओके। आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और खूब पढ़ते रहेंगे। और बिग ड्रीम क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में आपको नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।